केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ऐसे बयान दे रही है जिससे खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध खराब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोशिश है कि खाड़ी देश भारत को दुश्मन के रूप में देखें और इसी वजह से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो वहां रह रहे भारतीयों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। मोदी ने ये भी कहा कि वर्तमान समय में पश्चिम एशिया के हालात संवेदनशील हैं और लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं, इसलिए गैर जिम्मेदार बयान उनके लिए खतरा बन सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और खाड़ी देशों के साथ अच्छे संबंध ही वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी संकट को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। जहां एक ओर राहुल गांधी केंद्र सरकार की विदेश नीति और संकट प्रबंधन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ, आनंद शर्मा और शशि थरूर ने सरकार के रुख का समर्थन किया है। इन नेताओं का कहना है कि मिडिल ईस्ट जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भारत सरकार ने संतुलित और परिपक्व कूटनीति दिखाई है जो राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है। आनंद शर्मा ने इसे परिपक्व और कुशल कूटनीतिक प्रयास बताया, जबकि शशि थरूर ने भारत की नीति को जिम्मेदार बताया। वहीं कमलनाथ ने एलपीजी संकट को भी नकारते हुए कहा कि देश में गैस की कोई वास्तविक कमी नहीं है। इन बयानों से कांग्रेस के आधिकारिक रुख और वरिष्ठ नेताओं के विचारों में अंतर साफ दिखाई दे रहा है, जिसे पार्टी के अंदर आंतरिक मतभेद और गहराते नजर आ रहे हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग के मामले में कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाया है। पार्टी की डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी ने जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट प्रदेशाध्यक्ष को सौंप दी है, जिसमें 5 विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में इन विधायकों को सस्पेंड करने का सुझाव दिया गया है, जिसे अब हाईकमान के पास अंतिम फैसले के लिए भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि जिन विधायकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, उनमें कुछ ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, जबकि कुछ ने आरोपों से इनकार किया है। कमेटी ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ये सिफारिश की है ताकि पार्टी अनुशासन बना रहे और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। अब अंतिम निर्णय कांग्रेस हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान को 48 घंटे के भीतर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना होगा या फिर गंभीर सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि समय खत्म हो रहा है और अगर ईरान ने उनकी बात नहीं मानी तो उस पर भयंकर हमला किया जाएगा। ये अल्टीमेटम ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप हो चुकी है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। ट्रंप पहले भी ईरान को 10 दिन का समय दे चुके थे, जिसे अब घटाकर 48 घंटे कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम से मध्य पूर्व में हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं और आने वाले 48 घंटे को बेहद अहम माना जा रहा है। ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में जबरदस्त उथल-पुथल देखने को मिल रही है। महज 24 घंटे के भीतर बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को पद से हटा दिया गया। वहीं रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को भी हटाकर तत्काल रिटायर कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉन्डी को उनके कामकाज से असंतोष, खासकर जेफरी एप्स्टीन केस और राजनीतिक मामलों को संभालने में कमजोरी के कारण हटाया गया, जबकि आर्मी चीफ को सैन्य रणनीति और नेतृत्व को लेकर मतभेदों के बीच हटाया गया। इसी बीच खबर है कि ट्रंप प्रशासन में और बड़े बदलाव हो सकते हैं। FBI डायरेक्टर काश पटेल और इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने पर भी चर्चा चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध, गिरती लोकप्रियता और राजनीतिक दबाव के चलते ट्रंप कैबिनेट रीशफल के जरिए अपनी टीम को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे सरकार के अंदर अस्थिरता भी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 अप्रैल को उत्तराखंड दौरा लगभग तय माना जा रहा है, जिसमें वे देहरादून में एक बड़े कार्यक्रम के दौरान बहुप्रतीक्षित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये एक्सप्रेसवे करीब 210-213 किलोमीटर लंबा है और इसके चालू होने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर लगभग 5 से 6 घंटे से घटकर सिर्फ 2.5 घंटे रह जाएगा, जिससे ट्रैफिक दबाव भी कम होगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस कार्यक्रम में राज्य के विकास से जुड़े कई अन्य प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसे राज्य के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कार्यक्रम देहरादून में आयोजित होगा और इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे ये आयोजन और भी महत्वपूर्ण बन गया है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसानी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज GIC कौसानी में एक अजीब और विवादित मामला सामने आया है, जहां कथित भूत के
के डर से स्कूल परिसर में एक मंदिर बना दिया गया। आरोप है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों से लगभग 100 रुपए वसूले गए, जिससे करीब 20,000 रुपए से अधिक की राशि जुटाई गई। बताया जा रहा है कि वर्षों पहले एक महिला की मौत के बाद से परिसर में आत्मा के भटकने की अफवाह फैल गई थी और कई छात्राओं के बेहोश होने की घटनाओं ने इस डर को और बढ़ा दिया। इसी डर को शांत करने के नाम पर मंदिर बनाया गया और पूजा पाठ भी शुरू किया गया। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने इसे गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं और अधिकारियों से 2 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। राज्य के कई जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। केदारनाथ में हालात ऐसे हैं कि बर्फ घुटनों तक जम गई है और पूरा क्षेत्र सफेद चादर से ढक गया है, जिससे जनजीवन और यात्रा व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। लगातार खराब मौसम के चलते प्रशासन और यात्रियों की चिंताएं बढ़ रही हैं, खासकर आगामी यात्रा तैयारियों को लेकर। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां भारी बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है, जबकि 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ये बदलाव आया है और आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बदमाशों के साथ मुठभेड़ की, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुनियाल गांव में आरोपियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। जब पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। इस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए और गलती हो गई सर कहते रहे। इस केस में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी है। ईरान युद्ध के चलते वैश्विक तेल संकट का असर पाकिस्तान पर साफ दिख रहा है। हाल ही में सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में करीब 137 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की, जिससे देश भर में विरोध शुरू हो गया। इसके बाद हालात संभालने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल पर 80 रुपए की कटौती कर दी, जिससे कीमत लगभग 378 रुपए प्रति लीटर तक आ गई। जनता के गुस्से को शांत करने और आर्थिक दबाव को देखते हुए सरकार ने सख्ती के कदम भी उठाए हैं। संघीय कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने अगले 6 महीनों तक अपनी सैलरी नहीं लेने का फैसला किया है, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि सरकार भी संकट में जनता के साथ खड़ी है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित निर्देशक रंजीत बालकृष्णन को एक एक्ट्रेस द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शिकायत के अनुसार फिल्म की शूटिंग के दौरान निर्देशक ने कथित तौर पर वैनिटी वैन यानी कारवा में एक्ट्रेस के साथ अनुचित व्यवहार किया और यौन हमला करने की कोशिश की। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पर्याप्त सबूत मिलने के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। भारत में बैडमिंटन को नया आयाम देने के लिए इंडियन प्रो बैडमिंटन लीग की शुरुआत हो चुकी है, जो खेल और एंटरटेनमेंट का अनोखा संगम बनकर उभर रही है। इस लीग का उद्देश्य सिर्फ मुकाबले कराना नहीं, बल्कि युवा खिलाड़ियों को बड़ा मंच देना और खेल को ग्लैमरस अंदाज में प्रस्तुत करना है। इस लीग की खास बात यह है कि इसमें कई टीवी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियां टीम ओनर बनी है, जिससे बैडमिंटन में नई चमक और दर्शकों का आकर्षण बढ़ा है। लीग में देश भर की शहर आधारित टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें युवा और उभरते खिलाड़ियों को मजबूत मार्गदर्शन और खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। आईपीएल का फॉर्मेट भी काफी रोमांचक रखा गया है, जहां तेज रफ्तार मैच, बड़े शॉट्स और कड़ी टक्कर दर्शकों को बांधे रखेगी। साथ ही इसे बड़े स्तर पर प्रसारित किया जाएगा, ताकि देश भर के खेल प्रेमी इस एक्शन का आनंद ले सके। आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए मुंबई इंडियन्स को 6 विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 162/6 का स्कोर बनाया, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने 51 रन और रोहित शर्मा ने 35 रन का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की शुरुआत थोड़ी कमजोर रही, लेकिन युवा बल्लेबाज समीर रिजवी ने मैच को पूरी तरह पलट दिया। उन्होंने 51 गेंदों में तूफानी 90 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत दिल्ली ने 18.1 ओवर में 164/4 बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने पॉइंट्स टेबल में मजबूती हासिल की और टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ा, जबकि मुंबई इंडियंस को इस सीजन की पहली हार झेलनी पड़ी। और अब मौसम। भारत भर में अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य और शुष्क मौसम का अनुमान है, जिसमें दिन भर धूप या हल्के बादलों के साथ उष्ण और सुखद मौसम रहने की संभावना है। उत्तर और मध्य भारत में सुबह शाम सुहावना तापमान रहेगा, जबकि दिन में हल्की से मध्यम गर्मी महसूस हो सकती है। इन क्षेत्रों में अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना कम है, लेकिन कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज चमक के आसार भी दिख सकते हैं। दक्षिण भारत में मौसम ज्यादातर शुष्क रहेगा, केवल कुछ तटीय इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश या गड़बड़ बादलों के साथ
थोड़ा अस्थिर मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। देश के बड़े हिस्से में हवा औसत गति से चलेगी और नमी सामान्य स्तर पर बनी रहेगी, जिससे तापमान अधिक तकलीफदेह नहीं होगा, लेकिन दोपहर के समय धूप तेज रहने के कारण सिर ढककर और पानी अधिक पीकर बाहर निकलना उचित रहेगा। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।